वेलकम टू अरियंत। आज हम नेक्स्ट टॉपिक का रिवाइजन करने वाले हैं। साझेदार का अवकाश ग्रहण करना या उसकी मृत्यु होने पर। तो अगर साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या उसकी मृत्यु हो रही है तो उस परिस्थिति में साझेदारों की संख्या में कमी आएगी। यानी अगर हम ये कहें कि हमारी फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और सी किसी वजह से फर्म से अलग होना चाहता है या फर्म से अलग हो रहा है, तो उस स्थिति में फर्म में 2 ही पार्टनर रह जाएंगे। तो इस स्थिति में 3 पार्टनर्स का साझेदारी संलेख अब बनकर 2 साझेदारों का रह जाएगा। यानी साझेदारी का पुनर्गठन होगा। फर्म का समापन नहीं हो रहा, फर्म तो चलेगी, लेकिन पहले 3 साझेदार थे और अब 2 साझेदार हो जाएंगे। तो साझेदारों की संख्या पहले से क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो नया साझेदारी संलेख होगा, नया समझौता तैयार होगा, तो साझेदारी का क्या होगा, आपका पुनर्गठन होगा। तो हमारे पास कंडीशन है कि अगर कोई साझेदारी संस्था में कोई सदस्य यानी कोई पार्टनर किसी वजह से अपना संबंध समाप्त करना चाहता है, यानी वो हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, तो इसे हम कहते हैं साझेदारी का अवकाश ग्रहण करना। तो यानी हमारे पास एक साझेदार हमारी फर्म से अलग हो रहा है यानी कि वो व्यक्ति साझेदारी फर्म में अलग हो जाएगा, तो बाकी शेष साझेदार फर्म को चलाएंगे। तो शेष साझेदार चलाएंगे तो फिर हमारे पास साझेदारी संलेख में परिवर्तन होगा, जिसे हम बोल रहे हैं वैधानिक स्थिति। तो हमारे पास जो साझेदार अलग हो रहा है वो सभी साझेदारों की सहमति से होगा, अपनी मर्जी से अलग नहीं होगा, सारे साझेदार सहमत होंगे। दूसरा, साझेदारों के संबंध में जो स्पष्ट अनुबंध होना चाहिए, इसके लिए क्या हमारे पास कोई साझेदार अलग हो सकता है, इस चीज के बारे में स्पष्ट अनुबंध होना चाहिए। साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने के क्या कारण है कि किस वजह से एक साझेदार फर्म को अलग हो रहा है या फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो उसके कुछ कारण हैं। देखो, पहला कारण हमारा, यदि साझेदार अधिकतर अस्वस्थ रहता हो या वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या वो वृद्ध हो गया हो, इन कारण से वो अपनी फर्म को ड्रॉप कर सकता है, छोड़ सकता है। सेकंड कारण है, यदि कोई साझेदार का अन्य किसी साझेदार अथवा साझेदारों के साथ मतभेद उत्पन्न हो गया हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, इसकी वजह से वो फर्म को ड्रॉप कर सकता है, छोड़ सकता है। तीसरा कारण है, यदि अन्य साझेदारों द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा हो जो विधि सम्मत न हो, यानी कानूनी रूप से लीगल न हो, तो एक साझेदार इलीगल काम नहीं करना चाहता तो वो फर्म छोड़ के जा सकता है। यदि साझेदार पागल या दिवालिया हो गया हो तो उसे अनिवार्य रूप से साझेदारी संस्था से अवकाश ग्रहण करना पड़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, यदि साझेदार की अन्य किसी ऐसे व्यवसाय को करने की इच्छा हो जिसमें उसका अधिक लाभ हो, तो वो फर्म से अलग हो रहा है तो भी फर्म को ड्रॉप कर सकता है कि भाई मैं दूसरा बिजनेस करूंगा। 6 पॉइंट दे रखा है, यदि साझेदार द्वारा स्थायी रूप से किसी ऐसे अन्य स्थान पर रहने का निर्णय लिया गया हो जहां से उसके लिए वर्तमान साझेदारी संस्था में भाग लेना संभव न हो या उसका लाभदायक न हो, जैसे वो अदर सिटी में रहने जा रहा हो या अदर स्टेट में रहने जा रहा हो, तो वो उस व्यवसाय के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, इसलिए वो अलग हो रहा है। 7 पॉइंट दे रखा है, साझेदारी संस्था में निरंतर हानि हो तो भी कोई साझेदार फर्म को छोड़ सकता है। और लास्ट कारण हमारा, अन्य कोई उपयुक्त कारण जिसके कारण साझेदार साझेदारी संस्था में बने रहना उचित न समझता हो, जो उसको उचित लगता हो कि भाई इस वजह से मुझे आपके साथ काम नहीं करना, वो ड्रॉप कर सकता है। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से एक साझेदार फर्म को छोड़ सकता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का दायित्व, कोई साझेदार अगर अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसका फर्म के प्रति क्या दायित्व रहेगा। पहला दायित्व हमारे पास, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण करने की तिथि से पूर्व तक फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए फर्म तथा फर्म के बाहर के लोगों यानी तीसरे पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। हालांकि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार शेष साझेदारों अथवा तीसरे पक्षकारों के मध्य समझौता करके इस दायित्व से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो अगर फर्म का कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उससे पहले जो भी उसके दायित्व हैं
वो उनके लिए लायबल रहेगा, दायित्व रहेगा, लेकिन वो मुक्त हो सकता है अगर वो सभी साझेदार इसके लिए समझौता कर लें तो। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, यदि अवकाश ग्रहण करने की सूचना सामान्य जनता को नहीं दी गई है तो इस स्थिति में अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण करने के बाद भी फर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं हमारे पास, दोनों परिस्थितियों में जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से साझेदारों का दायित्व बना रहेगा। हम बात कर रहे थे कि अगर कोई साझेदार अलग होना चाहता है तो वैधानिक स्थिति क्या होगी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई साझेदार अलग होना चाहता है तो अलग होगा, तो उस कंडीशन में उसके साझेदारों की सहमति तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर वो अलग होता है तो साझेदारी संलेख का समापन होगा, फर्म का समापन नहीं होगा। जैसे अभी आज मैंने एग्जांपल दिया कि ए, बी और सी तीन व्यक्ति साझेदार है। अगर सी रिटायरमेंट होना चाहता है, अलग होना चाहता है, तो सी अलग हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी अलग भी हो गया तो भी ए और बी तो फर्म चला सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म तो फिर भी चल सकती है। तो साझेदारी संलेख पहले 3 व्यक्तियों का था, अब कितने व्यक्तियों का ले जाएगा, आपका 2 व्यक्तियों का ले जाएगा, जिसे हम कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है, नई साझेदारी तैयार हो रही है। तो फर्म का समापन नहीं हो रहा, फर्म तो एज इट इज चल रही है, फर्म में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ साझेदारी संलेख में क्या हो रहा है, आपका परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे पास यही वैधानिक स्थिति होती है आपकी, किसी साझेदार द्वारा फर्म के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारों के मध्य जो साझेदारी संलेख बनाया था वो समापन हो जाएगा आपका, किंतु फर्म का समापन नहीं होगा, फर्म तो अभी भी चल रही है जब तक कि साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख न हो। तो फर्म एज इट इज चलती रहेगी अगर साझेदारी बाकी साझेदार को चलाना चाहे तो। अवकाश ग्रहण करने पर फर्म का अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्म अपने आप चलती रहेगी, फर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी साझेदार फर्म को चला सकते हैं। तो अगर हमारे पास साझेदारी संलेख चेंज हो रहा है, साझेदारी का समापन हो रहा है, तो बाकी साझेदार तो फर्म चला ही रहे हैं, तो हमारी फर्म के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, फर्म का पुनर्गठन, यानी साझेदार की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, बाकी साझेदार फर्म को चला ही रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फर्म अपनी स्थिति में रहेगी, फर्म के अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी साझेदार उस फर्म को चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर कोई साझेदार अगर अवकाश ग्रहण करेगा तो हमारे खातों में किस प्रकार के आवश्यक समायोजन होंगे, क्या क्या समायोजन हमें व्यवसाय में करने पड़ेंगे, हमें वो सब चीजें देखनी है। तो अगर क्या क्या समायोजन करने पड़ेंगे उसकी बात करें तो जब कोई साझेदार फर्म में अवकाश ग्रहण करता है तो हमें कुछ आवश्यक समायोजन करने पड़ेंगे, जो हमने लास्ट चैप्टर तक भी किए हैं, वो समायोजन इनमें भी करने पड़ेंगे। कौन कौन से समायोजन हैं, उनमें सबसे पहला आ रहा है कि नया लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई फर्म में साझेदार जाएगा तो बाकी साझेदार तो फर्म चला ही रहे हैं, बाकी साझेदार चला रहे हैं तो लाभ या हानि जो भी होगी वो बाकी साझेदार बांटेंगे, तो बाकी साझेदार बांटेंगे तो उसके लिए नया लाभ हानि अनुपात चाहिए। और नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास स्थिति क्या है, जरा उसकी बात करें कि अगर लाभ हानि वितरण का अनुपात निकालना है तो उस अनुपात से है जिसमें शेष साझेदार, जो बचे हुए साझेदार हैं, वो अपने भविष्य के लाभ और हानि को क्या करेंगे, वितरण करेंगे, बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे तो जरा देखना इधर, जो उनका पुराना अनुपात है, ठीक है, पुराने साझेदार जो हैं उनका पुराना अनुपात है, उसमें जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा था उसमें उनको कितना हिस्सा मिलेगा वो हिस्सा इसमें जोड़ देंगे, तो आपके पास जो बचे हुए साझेदार हैं उनका नया भाग निकल जाएगा। ध्यान से सुनना, ए, बी और सी, जो हमारे पास 3 साझेदार हैं, सी रिटायर्ड हो रहा है तो सी अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, सी हिस्सा छोड़ के जाएगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। तो सी का हिस्सा ए और बी में जो भी हिस्सा होगा उनका, सी का हिस्सा ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, ये ए और बी में जोड़ दिया जाएगा। तो पुराना हिस्सा ए का और जो हिस्सा सी से मिलेगा वो उसमें जोड़ देंगे तो ए का नया हिस्सा आ जाएगा। बी का पुराना हिस्सा, उसमें सी का हिस्सा कितना मिला, सी वो जोड़ देंगे तो आपके पास
क्या निकल जाएगा, बी का नया हिस्सा निकल जाएगा। तो हमें नया अनुपात चाहिए, यानी सी के जाने के बाद फर्म में ए और बी का क्या हिस्सा बचेगा, या ए और बी अपना नया अनुपात क्या रखेंगे, वो इस प्रकार से निकाला जा सकता है। एक अनुपात ये भी है हमारे पास कि वो सवाल में दे भी सकता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि अगर कोई साझेदार जाएगा तो बाकी साझेदारों के हिस्से में वृद्धि होगी। जो शेष साझेदार बचे हुए हैं उनके हिस्से में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। और अगर वो वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि को बोलते हैं अपन गेन रेशो, लाभ अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात। तो ये गेन रेशो कैसे निकाल रहे हैं अपन, उसकी बात करें। गेन रेशो की डेफिनेशन दे रखी, देखो शेष साझेदारों द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका हिस्सा वो आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो जितना हिस्सा उनको मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका गेन रेशो या लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात निकालने का एक सिंपल तरीका है नया अनुपात, न्यू रेशो जिसे आप बोलते हो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो आपके पास गेन रेशो निकल जाएगा। इस गेन रेशो को निकालने का एक सिंपल तरीका तो यही है कि न्यू माइनस ओल्ड कर दो, निकाल लें। एक तरीका और भी है जिसके लिए हमारे पास सवाल में इंफॉर्मेशन देगा। तो हमारे पास जो प्राप्ति का अनुपात है उसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो है आपके पास कि सवाल में अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हम कैसे गेन रेशो निकालेंगे। तो अगर सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा तो ध्यान से देखना कैसे निकलेगा आपके पास कि हमारी फर्म में 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और इनका अनुपात है 3:2:1, जिसे अपन कौन सा रेशो बोल रहे थे, ओल्ड रेशो, पुराना अनुपात। ये सवाल में दिया हुआ है। सवाल में और कोई परिस्थिति नहीं दे रखी, कोई स्थिति नहीं दे रखी, तब क्या करना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर सी रिटायर्ड होगा, सी अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, तो सी का हिस्सा अलग कर दो। फर्म में कितने पार्टनर बचे, ए और बी का जो नया अनुपात है वो कैसे निकलेगा कि जो उनका पुराना अनुपात है वही इनका नया अनुपात बन जाएगा। न्यू रेशो क्या बनाएगा आपका 3:2। तो सी अलग हो गया, सी का हिस्सा अलग करो। सी का हिस्सा अलग करने के बाद जो ए और बी का पुराना अनुपात था वही उनका कौन सा अनुपात बन जाएगा, आपका नया अनुपात बन जाएगा। तो ए और बी का जो नया अनुपात बनेगा, नया अनुपात पता है हमें, पुराना अनुपात पता है, नया माइनस पुराना करेंगे तो अपन गेन रेशो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास गेन रेशो की गणना की जा सकती है। एक बात और याद रखने लायक है हमारे लिए कि अगर हमने पुराने अनुपात में से ही नया अनुपात निकाला है, जैसे ए और बी का जो पुराना अनुपात था उसी को नया अनुपात मान लिया हमने, तो आप गेन रेशो निकालोगे तो गेन रेशो भी 3:2 ही आएगा, यानी वही आएगा जो उनका न्यू रेशो है। पुराने अनुपात में से नया अनुपात निकालते हैं तो आपके पास जो नया अनुपात है वही आपका गेन रेशो है। जब आप इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में लगाएंगे तो आपके पास गेन रेशो निकाल के देखना 3:2 वापस वो का वही आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। यदि नया लाभ हानि अनुपात दिया गया हो, अगर आपके पास नया अनुपात दे रखा है, जैसे आपके पास स्थिति ये कि जैसे 3 पार्टनर हमारी फर्म में हैं और तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशो अपन ले लेते हैं 3:2:1, ये दिया हुआ है। और सवाल में हमें ये भी दे रखा है कि दोनों साझेदारों का नया अनुपात, जैसे सी अवकाश ग्रहण कर रहा है और सी अवकाश ग्रहण करने के बाद बाकी साझेदार यानी ए और बी जो हैं वो अपने रेशो को बराबर बांटना चाहते हैं, 1:1 में बांटना चाहते हैं, 1:1 में बांटना चाहते हैं। तो सवाल में ओल्ड रेशो भी दे रखा है, न्यू रेशो भी दे रखा है, तो सीधा सीधा गेन रेशो निकाल सकते हैं अपन। गेन रेशो निकालने का फॉर्मूला हमारे पास न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये करते हैं अपन। तो ए पार्टनर्स का अगर न्यू रेशो लें तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस ओल्ड रेशो दे रखा है आपका 3, 2 और 1 याद जोड़ेंगे तो 3/6 हो जाएगा इसका, 3/6। एलसीएम ले लें अपन 6, एलसीएम लेंगे तो इसका 3 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 0/6, यानी कि ए ने ना तो कोई गेन किया ना कोई सेक्रीफाइस किया, 0 हो गया उसका हिस्सा। बी की बात करें, बी का हिस्सा नया अनुपात 1/2 और पुराना अनुपात 2/6, तो आपके पास 1/2 और 2/6 एलसीएम ले लें अपन, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1/6, यानी पूरा का पूरा गेन किसने किया है, बी ने किया है। तो अगर ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखा है तो इस हिसाब से अपन गेन रेशो निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि त्याग का अनुपात जो पढ़ा था अपन ने, उसमें और गेन रेशियो में क्या अंतर है। त्याग का अनुपात की जरूरत तब पड़ती है जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। जब कोई नया साझेदार आएगा तो उसके लिए पुराने साझेदारों को त्याग करना पड़ेगा, जबकि हमारे पास जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो एक साझेदार कम हो रहा है, तो बाकी साझेदारों के हिस्से में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही है उसी को अपन गेन रेशियो बोल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अनुपात निकालने का समय क्या पड़ रहा है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब तो त्याग के अनुपात की जरूरत पड़ती है, और जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु होती है तो आपको गेन रेशियो निकालना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, सूत्र तो हमारे पास है ही से, त्याग का अनुपात पुराना माइनस नया करते हैं, और आपके पास नया अनुपात माइनस पुराना करेंगे तो आपका गेन रेशियो आ जाएगा। तो ये हम डिफरेंस लिख सकते हैं अगर हमें डिफरेंस पूछे जाते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास ख्याति का लेखांकन। एक साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करेगा तो उस समय ख्याति का लेखांकन कैसे करेंगे हमें ये देखना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति देखो, जब फर्म के आर्थिक चिट्ठे में ख्याति की राशि दे रखी है। आर्थिक चिट्ठे का मतलब बैलेंस शीट जो होती है हमारी, उस बैलेंस शीट में ख्याति की राशि गुडविल की अमाउंट हमें दे रखी है। अगर गुडविल की अमाउंट दे रखी है तो सबसे मेन बात, उस गुडविल को आपको रिटर्न ऑफ करना है, अपलिखित करना है, यानी वो ख्याति खाता आपको क्या करना है, बंद करना है। तो बंद करने की एंट्री क्या होगी हमारे पास, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू गुडविल। जितनी बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है उतनी अमाउंट से यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, जिसे ऑल पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो पहला हमारे पास ख्याति अगर दे रखी है तो उसे अपलिखित करना है। सेकंड पॉइंट होता है हमारे पास कि अगर जब अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार की ख्याति उसका हिस्सा दिया जाता है, यानी जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उस अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार में उसकी ख्याति का हिस्सा कितना है उसका हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा और फिर उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री क्या कर रहे हैं, चलो उसकी बात करें। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो तो डेबिट होंगे, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है या रिटायर्ड हो रहा है वो पार्टनर्स क्या होंगे, आपके क्रेडिट होंगे। तो अभी जैसे अगर अपन मान के चल रहे थे कि सी रिटायर्ड हो रहा है तो सी तो हिस्सा जा रहा है, तो वो तो रिटायर्ड हो रहा है तो उसका हिस्सा कम हो जाएगा आपका, और उसके बदले में ए और बी को गेन होगा। तो जो गेन कर रहा है उसको तो डेबिट कर देंगे, यानी अगर हम ये मान के चलें कि ए गेन कर रहा है तो ए का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से उनको डेबिट करेंगे, और सी रिटायर्ड हो रहा है तो सी का अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन एंट्री बनाएंगे। सी की गुडविल निकालेंगे और सी की गुडविल ये दोनों पार्टनर गेन रेशियो में क्या कर देंगे, बांट लेंगे। तो इस हिसाब से ख्याति के मूल्यांकन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो, ए और बी सी लाभ हानि 3:2:1 में बांटते हैं। उनकी पुस्तकों में पहले से ही 36,000 रुपए की ख्याति खाता विद्यमान है। पहले से विद्यमान है इसका मतलब बैलेंस शीट में ख्याति खाता खुला हुआ है, हमें उसे अपलिखित करना है। बी अवकाश ग्रहण करता है। बी के अवकाश ग्रहण करने के दिन ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपए पर किया गया। ए और सी के निर्णय किया गया कि वह भविष्य में लाभ और अनुपात 3:2 में बांटेंगे। जनरल प्रविष्टियां करनी है हमें। तो आपके पास सवाल में दोनों रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अगर हमें दे रखा है तो सबसे पहले तो अपन गेन रेशियो निकाल सकते हैं। तो गेन रेशियो कैसे निकालते हैं, वापस आते हैं अपने पास। लाभ प्राप्ति अनुपात निकाल रहे हैं, नया भाग माइनस पुराना भाग। ए का गेन रेशियो, ए का पुराना नया हिस्सा है 3/5 और पुराना हिस्सा है 3/6। तो एलसीएम लिया अपन ने 30 को कैलकुलेट करेंगे तो 18 माइनस 15 आ जाएगा, और गेन रेशियो आ जाएगा आपका 3/30। बी का गेन रेशियो आएगा ही नहीं क्योंकि बी तो रिटायर्ड हो रहा है। सी का गेन रेशियो निकलेगा आपका 2/5 उसका न्यू रेशियो और 1/6 उसका पुराना रेशियो। कैलकुलेट करेंगे तो इसका गेन रेशियो आ जाएगा 7/30। 7/30 आएगा, 30 से 30 कट जाएगा तो गेन रेशियो आपके पास 3:7 रह जाएगा आपका। बी अपने हिस्से की ख्याति लेके जाएगा तो बी के हिस्से की ख्याति निकालें तो पूरी फर्म की ख्याति 60,000 है और बी का हिस्सा 2/6 था। तो बी अपने हिस्से की ख्याति कितनी लेके जाएगा, 20,000 रुपए ख्याति की लेके जाएगा। तो ये तो हमने बात करी कैलकुलेशन की। अब इसकी जनरल एंट्री की बात करते हैं कि जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो जनरल एंट्री पे आते हैं।
ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। बैलेंस शीट में 36,000 रुपए की गुडविल दे रखी थी जिसको राइट ऑफ कर रहे हैं। ओल्ड रेशो में तीनों पार्ट में बांट रहे हैं। 3/6 हिस्सा ए ले लेगा, 2/6 हिस्सा बी ले लेगा और 1/6 हिस्सा सी ले लेगा। तो 60,000 रुपए की 36,000 रुपए की गुडविल जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो तीनों पार्टनर्स को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। इसके बाद आती है अपने पास गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। ए और सी गेन कर रहे हैं और बी अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए और सी बी की गुडविल को गेन रेशो में बांटेंगे। बी की गुडविल निकाल रखी है 20,000 रुपए, 20,000 को गेन रेशो में बांटेंगे और गेन रेशो निकाला था 3/10 ए का, और 20,000 में सी का गेन रेशो था 7/10। 7/10 तो ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से गुडविल की एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं अपन, ये जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है। अब आते हैं संपत्ति और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन पर। संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हल्का फुल्का रिवीजन कर लेते हैं कि संपत्ति और पुनः मूल्यांकन ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से नए साझेदार के प्रवेश के समय पहले वाले अध्याय में बताया गया है आपको। अवकाश ग्रहण करने के बाद जो बाकी साझेदार हैं वो संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में जो भी परिवर्तन होंगे उस परिवर्तन मूल्य पर उनको क्या कराया जाएगा, दर्शाया जाएगा। यानी संपत्ति का मूल्य में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तित मूल्य पर दिखाएंगे, मूल्य बढ़ रहा है तो बढ़े हुए मूल्य पर, घटेगा तो घटे हुए मूल्य पर। हम पहले चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं तो एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं अपन यहाँ पे वापस से। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये वाली साइड हमने डेबिट पढ़ी थी और ये वाली साइड आपकी क्रेडिट पढ़ी थी। जो हानियां होती है वो डेबिट साइड में आती है और जो लाभ होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। अगर संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है, गिर रहा है, तो जितना मूल्य गिरेगा वो फर्म के लिए हानि है और उस हानि को अपन यहाँ पे टू एसेट्स के नाम से दिखाएंगे। तो संपत्ति का मूल्य जितना गिरेगा उस गिरे हुए मूल्य को हम कौन से रूप में दिखा रहे हैं, एसेट्स के नाम से दिखा रहे हैं। तो यहाँ आपके पास जितना मूल्य कम हो रहा है, जितने मूल्य में कमी आएगी वो कमी आप यहाँ दिखाओगे। अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ा यानी 10,000 से 12,000 हो गया किसी एसेट्स का मूल्य, तो मूल्य बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो फर्म के लिए फायदा है। और फायदे लाभ कौन सी साइड दिखाते हैं अपन, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो बाय एसेट्स, उस एसेट्स का नाम आ जाएगा आपका और उस एसेट्स में जितनी वृद्धि हो रही है वो वृद्धि आप यहाँ दिखा दोगे। ये तो बात है एसेट्स की कि अगर कमी हो रही है तो डेबिट साइड में और बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में आएगी। अगर दायित्व की बात करें कि हमने दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करने के बाद हमें पता लगा कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तो अगर दायित्व का मूल्य कम हो रहा है, ठीक है, तो हानि है हमारे लिए, दायित्व का मूल्य कम हो रहा है तो हमें लाभ है, और लाभ होगा तो अपन क्रेडिट साइड में बढ़ाएंगे बाय लायबिलिटीज के नाम से। जितनी कमी होगी उस कमी वाले मूल्य को आपको यहाँ दर्शाना है। और अगर दायित्व बढ़ रहा है तो व्यापार के लिए हानि है, ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। जितनी लायबिलिटीज बढ़ेगी वो आपको इधर दिखानी पड़ेगी डेबिट साइड में, जितनी भी वृद्धि हो रही है। सेम ये का ये अपन ने नए साझेदार के प्रवेश के समय भी बनाया था। टोटल लेते हैं अपन दोनों साइड का, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। जो बचा हुआ हिस्सा होगा यानी आपका अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और शेष यहाँ बच रहा है तो ये आपका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को ऑल पार्टनर्स बांटेंगे और ऑल पार्टनर्स कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर बांट रहे हैं लेकिन रेशियो कौन सा यूज कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो। अगर शेष यहाँ आया तो वो शेष आपके पास हानि कहलाएगा। उस हानि को भी ऑल पार्टनर बांटेंगे और रेशो ओल्ड रेशो यूज करेंगे। ओल्ड पार्टनर बांट रहे हैं और रेशो कौन सा यूज कर रहे हैं, ओल्ड रेशो यूज कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेष दोनों में से एक ही तरफ आएगा, दोनों तरफ शेष नहीं आते। तो शेष एक ही तरफ आएगा या तो प्रॉफिट के रूप में या लॉस के रूप में। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ओल्ड पार्टनर बांटेंगे और ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो हमारे पास संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन इस प्रकार करना है हमें। संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन करने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं संचय पर, रिजर्व्स पर। कि अगर हमें संचय
दिए हुए या अविभाजित लाभ दे रखा है, यानी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है और अवकाश ग्रहण करते समय उसकी अवकाश ग्रहण करते समय संपत्ति और दायित्व जो दे रखे हैं, उन संपत्ति और दायित्वों को साथ साथ उनका तो रिवैल्यूएशन किया अपन ने, लेकिन अगर सवाल में पुनर्लाभ या हानियां दे रखी है, पुरानी चिट्ठे में कोई अविभाजित लाभ या हानियां दे रखी है, तो उन अविभाजित लाभ और हानियों को पुराने साझेदार बांटेंगे। तो फर्म की स्थिति विवरण यानी जो बैलेंस शीट होती है अवकाश ग्रहण करते समय, उसमें आपके पास जो भी संचय दे रखा है, सामान्य संचय दे रखा है, संचय कोष रिजर्व फंड दे रखे हैं, उन सारे अविभाजित लाभों को सारे साझेदार बांटेंगे और कौन से अनुपात में बांटेंगे, आपके पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो पुराने अनुपात में बांटने की प्रविष्टि क्या होगी, आपको बोल रहा हूं कि लाभ बांट रहे हैं तो लाभ आपके पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मिलेंगे, यानी ये जो नाम पढ़े हमने संचय, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये आपको कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। तो इन लायबिलिटी साइड को जब बांटेंगे तो क्रेडिट की जगह डेबिट कर देंगे और ऑल पार्टनर बांट लेंगे और रेशो कौन सा यूज करेंगे, हम ओल्ड रेशो यूज करेंगे। देखो क्या एंट्री बनती है आपके पास, जब हमारे पास बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जो संचय दे रखे हैं, रिजर्व दे रखे हैं, सामान्य संचय दे रखे हैं, उनको अगर हमें बांटना है तो हमें उनकी क्या प्रविष्टि करनी है। तो मैंने आपसे कहा ये सब क्रेडिट साइड है, क्रेडिट पक्ष में दे रखे हैं, दायित्व पक्ष में दे रखे हैं, तो रिजर्व आपके पास जो होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, आपके डेबिट हो जाएंगे। जो भी दे रखे हैं आपको, जनरल रिजर्व दे रखा है तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा आपका। अगर आपके पास रिजर्व फंड दे रखा है तो रिजर्व फंड डेबिट हो जाएगा आपका। P&L का क्रेडिट बैलेंस जो होता है हमारे पास वो दे रखा है तो वो डेबिट हो जाएगा आपका। वर्क कंपेंसेशन रिजर्व उतना डेबिट होगा जितना एक्चुअल लायबिलिटी से ज्यादा है, जितना एक्चुअल लायबिलिटी से जो ज्यादा है उसको क्या कर देंगे अपन, डेबिट कर देंगे। 2 ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम, जितने पार्टनर होंगे वो सब बांटेंगे। और मेनली ध्यान रखने वाली बात है कि हम रेशो कौन सा यूज कर रहे हैं, ओल्ड रेशो यूज कर रहे हैं। तो जब हमारे पास पुराने रिजर्व्स हैं तो पुराने रिजर्व, पुराने पार्टनर, पुराने प्रॉफिट के आधार पर क्या कर दिए जाएंगे, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार पे बांट दिए जाएंगे। तो हमारी एंट्री में ज्यादा चेंजेस नहीं है, एंट्री वो की वही है जो हमने लास्ट चैप्टर में भी रिवाइज करी थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमारे पास लाभ की जगह हानि दे दे, जो उन्हें लाभ भी मिले हानियां भी मिल सकती है, तो वो हानियां कौन सी साइड मिलेगी आपको, संपत्ति पक्ष में मिलेगी, एसेट साइड में मिलेगी। तो लाभ हानि खाते के अगर संपत्ति का डेबिट शेष दे रखा हो तो वो हानि है। को अस्थगित आयगत व्यय दे रखे हो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस दे रखे हो, प्रारंभिक व्यय दे रखे हो, ये हानियां अगर दे रखी है तो इनको भी आपको अपलिखित करना पड़ेगा, इनको भी हमें अकाउंट में से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए संपत्तियां डेबिट होती है, अपन उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट किसके खाते में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी हानि दे रखी है P&L के नाम से दे रखी हो तो P&L क्रेडिट हो जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से देखा तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के नाम से देखा तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे। जो भी दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके क्रेडिट होंगे। तो जरा देखो एंट्री देखिए, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, ये P&L वो है जो डेबिट शेष बता रहा था आपका, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू डिफर्ड एक्सपेंसेस। रेशो हम जो इनको बांटने में यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, ओल्ड रेशो यूज करेंगे। तो अगर लाभ दे रखा है तो आपके पास लाभ की प्रविष्टि होगी, अगर हानियां दे रखी है तो हानियों की भी प्रविष्टि होगी। सवाल अगर इनको कह रहा है कि बांटना है तो बहुत अच्छी बात है, उसके अकॉर्डिंग करना ही है हमें। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं बता रखा, तब भी इन चीजों को ऐसे ही बांटा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा। कोई साझेदार अगर अवकाश ग्रहण कर रहा है और अवकाश ग्रहण करते समय उसको गुडविल का हिस्सा तो दे रहे हैं, ऐसे अगर फर्म ने पार्टनर्स के लिए कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो वो पार्टनर्स अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा भी लेगा। तो सबसे पहले कंडीशन यही है, किसी भी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी फर्म द्वारा समस्त साझेदारों के जीवन पर ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को बीमा कंपनी के परिपक्व अवधि से पूर्व ही
समर्पित कर दिया जाता है, यानी हम पहले ही क्या कर रहे हैं, उसका सरेंडर कर रहे हैं, पहले उसको छोड़ रहे हैं। प्रतिफल में समर्पित मूल्य यानी सरेंडर वैल्यू प्राप्त कर लिया जाता है। इस समर्पित मूल्य को सभी पुराने साझेदारों को पुराने लाभानी अनुपात में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, जिसके संबंध में एंट्री होती है हमारे पास। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट होगा, और कौन सी वैल्यू से डेबिट होगा, आपका सरेंडर वैल्यू से। ऑल पार्टनर बांटेंगे, और ऑल पार्टनर कौन से रेशियो में बांटेंगे, आपके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो आपके पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर किसी फर्म ने ले रखी है और किसी पार्टनर का रिटायर्ड होता है, तब ये एंट्री होगी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू जो भी होगा, जो सवाल देगा हमें, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू को ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अवकाश ग्रहण कर रहा है कोई साझेदार, तो उनको ये सब चीजें बांटने के पश्चात उसका हिसाब किताब करेंगे, और हिसाब किताब करने का मतलब जो पैसा उसका बनता है, जो उसकी अमाउंट बनती है, वो लेके जाएगा। तो हमें क्या क्या अमाउंट बनेगी, क्या क्या हिस्सा उसको देना पड़ेगा, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। यानी जब वो साझेदार जाएगा तो अपना हिस्सा लेके जाएगा कि भैया मेरे को फर्म से अलग कर रहे हो, तो मैंने जो पैसा लगा रखा था वो आज तक का जो भी मेरा हिसाब बनता है वो मुझे चाहिए, यानी मुझे पेमेंट दे दो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसको कितनी राशि देनी है। तो हमारे पास उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेस पे हमें ये पता लग जाएगा क्या क्या चीजें उसको देनी है। तो एक रफली अमाउंट की बात करें अमन, कि जो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आने वाली चीजें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको दी जाएगी। तो सबसे पहले जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका पूंजी खाता या चालू खाते का जो ओपनिंग बैलेंस है, प्रारंभिक शेष है, वो लिखोगे। फर्म की ख्याति में उसका हिस्सा लिखोगे। संपत्तियों दायित्वों में उसका जो पुनर्मूल्यांकन का लाभ हो रहा है वो आपके क्रेडिट साइड में आएगा। इसके अलावा आपके पास अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक का जो उसमें लाभ में हिस्सा होगा वो आएगा। इसके लिए अभी हमारा एक पॉइंट और आने वाला है, उसको और डिटेल से पढ़ेंगे अपन। जो जो रिजर्व आपने पढ़े हैं वो रिजर्व, अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी हमने रिजर्व्स की क्या एंट्री बनती है। तो जो जो हमने संचय पढ़े हैं वो सारे के सारे संचयों को बांटा है अपन ने, तो उसमें उसका हिस्सा देना पड़ेगा आपको। उसका कोई वेतन या कमीशन जो उसको हर साल दिया जाता है, जितने महीने का बनता है उतने महीने का देना पड़ेगा। और उसकी पूंजी पर ब्याज की अगर कोई व्यवस्था है साझेदारी संलेख में, तो पूंजी पर ब्याज उतने दिन तक का और दिया जाएगा जितने दिन वो फर्म में रहा है। तो ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। डेबिट पक्ष में क्या लिखी जाएगी, जरा उनकी भी बात कर लें। तो डेबिट पक्ष में हमारे पास जो आ रहा है कि पूंजी खाता बनाते समय डेबिट साइड जो आ है आपकी, उस डेबिट साइड में आप क्या क्या लिखोगे। तो डेबिट साइड में आपके पास अगर करंट अकाउंट का कोई डेबिट शेष है तो वो आ जाएगा आपका। अगर उसकी कोई ड्राइंग्स है तो ड्राइंग की अमाउंट आ जाएगी। ड्राइंग्स पर कोई ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, वो आ जाएगा आपका। कृत्रिम संपत्तियों को आपने बांटा है, हानियों को बांटा है, तो उन हानियों को जो भी उसका हिस्सा बनता होगा वो आपके डेबिट पक्ष में आ जाएगा। और संपत्तियों दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से कोई हानि हुई है तो वो हानि भी कौन सी साइड आ जाएगी, आपकी डेबिट साइड आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड लिखते हैं, और लिखने के बाद पूंजी खाते का क्या निकालते हैं अपन, शेष निकाला जाता है। ये शेष ये बताता है कि जब वो साझेदार जाएगा तो वो कितना हिस्सा लेके जाएगा। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी बताया, जरा इसका फॉर्मेट भी देख लें अपन कैसे फॉर्मेट बनता है। तो ये आपके पास जो रिटायर पार्टनर है यहाँ पे, उस रिटायर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सबका नहीं बना रहे। जो पार्टनर जा रहा है उसका अकाउंट, जैसे सी जा रहा था तो सी पार्टनर का अकाउंट बनेगा, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बी रिटायर्ड होगा तो बी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। ए पार्टनर जा रहा है तो ए पार्टनर का बनाया। जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अपन। उसका कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले आपको बैलेंस बीडी दिखाना है, यानी कि प्रारंभिक पूंजी जो उस साझेदार की व्यवसाय में पहले से लगी हुई है, वो वाली पूंजी आपको ओपनिंग कैपिटल के रूप में दिखानी पड़ेगी। अगर वो साल के बीच में रिटायर्ड हो रहा है, तो साल के बीच में रिटायर्ड हो रहा है तो वो फर्म में कितने दिन रहा या कितने महीने रहा, उतने महीने का प्रॉफिट लेके जाएगा। और उस प्रॉफिट को बोलते हैं अपन P&L सस्पेंस अकाउंट। अभी इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में आएगा कि अगर साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है और अवकाश ग्रहण करेगा, तो अवकाश ग्रहण करते समय उसका हिस्सा कितना बन रहा है। अगर वो 3 महीने फर्म में रहा तो 3 महीने का प्रॉफिट लेके जाएगा। अगर वो 8 महीने फर्म में रहा तो 8 महीने का, यानी जितने महीने फर्म में रहा
उतने महीने का साल के बीच में हम प्रॉफिट देंगे, जो किस नाम से लिख रहे हो आप, पी एंड एल सस्पेंस के नाम से। अगर प्रॉफिट हो रहा है तब तो इधर क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर बाई चांस लॉस हुआ तो फिर आपका डेबिट साइड में आएगा, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में लिख रहे थे अपन, और अगर लॉस होगा तो कौन सी साइड लिखेंगे अपन, डेबिट साइड में। ये वो प्रॉफिट और लॉस है जो आपको ये बता रहा है कि साझेदार जितने दिन फर्म में रहा उतने दिन का उसका प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा भी हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास कि अगर फर्म में जब रिटायर्ड होगा तो रिवैल्यूएशन किया होगा, और रिवैल्यूएशन में उसका गेन, उसका लाभ जो बन रहा है वो लिख रहे हैं। अगर रिवैल्यूएशन के अलावा हम बात करें ख्याति का मूल्यांकन किया तो गेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर के नाम से आ जाएगी गुडविल, जो भी आपने बढ़ाई है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर फर्म के पास है, एकत्रित लाभ अगर फर्म के पास है, तो उसमें जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका हिस्सा आपको देना पड़ेगा, पी एंड एल के नाम से देंगे अपन उसको। जनरल रिजर्व, रिजर्व बांटे थे आपने, तो जनरल रिजर्व के नाम से या कैपिटल रिजर्व के नाम से या आपके पास रिजर्व फंड के नाम से या वर्क कंपेंसेशन फंड के नाम से या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से, बहुत सारे रिजर्व्स के नाम आपको याद हैं। वो रिजर्व जो भी हमने पार्टनर को बांटे हैं वो रिजर्व आपको पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा फर्म में जिस तारीख तक वो रहा उतनी तारीख तक उसकी कैपिटल का इंटरेस्ट जो भी बनेगा वो भी देना पड़ेगा आपको। अगर वो जितने दिन फर्म में रहा उतने दिन की उसकी कोई सैलरी या कमीशन बन रहा है तो वो देना पड़ेगा। तो ये सब पार्टनर को देना पड़ेगा। तो ये सब कौन सी साइड आएंगे, आपके क्रेडिट पक्ष में आएंगे। इतने दिन फर्म में रहा तो उसने कुछ निकाला भी तो होगा, यानी ड्राइंग्स भी करी होगी। वो ड्राइंग्स कौन से आएगी, आपकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगी। अगर ड्राइंग्स का कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा आपका। अगर उसके पास रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो लॉस आपके पास डेबिट पक्ष में आएगा। अगर आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखे हैं तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर हमने पार्टनर को बांटे हैं ओल्ड रेशो में तो वह आपके पास डेबिट पक्ष में आएंगे। अगर आपके पास गुडविल जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है उसको आपने बांटा है तो वो गुडविल आएगी आपके पास। तो ये सारी चीजें हमारे पास इनको ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद इन सबको इसमें से घटाओगे तो जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस ये बताएगा कि जो साझेदार जा रहा है वो अपना कितना हिस्सा लेकर जाएगा। यानी आपके डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल में से डेबिट का टोटल घटाओ और ये बैलेंस निकलेगा। ये बैलेंस रिटायर पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर फर्म तुरंत भुगतान नहीं कर रही। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि ये भुगतान किस प्रकार से होगा या लोन में जाएगा। तो अगर फर्म के पास पैसा है तो चुका दो, अगर फर्म के पास पैसा नहीं है अभी तो हम इस पैसे को एज ए लोन के रूप में पार्टनर का हिस्सा रख लेते हैं। जब बाद में चुकाएंगे तो विद इंटरेस्ट चुकाएंगे, अभी उसकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमें यह अमाउंट निकालनी पड़ेगी कि पार्टनर्स को जो जो दे रहे हो वो तो ऐड करो और जो जो पार्टनर से लेना है वो लेस करो, तब जाके ये बैलेंस कैलकुलेट होगा। ये बैलेंस हमें पेमेंट करना है या लोन में ट्रांसफर करना है, यह हमारे पास सवाल की जैसी स्थिति होगी उसके आधार पे निकलेगा। यानी हमारे पास जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका हिस्सा कैसे देना है हम उस पर बात करते हैं। तो उस पर बात करने के लिए जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो कि अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है और अवकाश ग्रहण करते समय उसकी राशि का क्या करना है, हमें भुगतान करना है। तो अभी अभी अपन ने राशि तो निकाल ली कि भैया ये बैलेंस निकल रहा है, अब इस बैलेंस का पेमेंट करना है आपको। तो पेमेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक मुश्त भुगतान करना है, यानी एक साथ पूरा क्या करना है आपको, पेमेंट करना है। एक तरीका तो वो। दूसरा तरीका हो सकता है हमारे पास कि हम पूरा पेमेंट एक साथ नहीं करें, इसकी जगह हम उसको किस्तों में पैसा चुकाएं, यानी लोन के रूप में अभी पैसा रख लें और बाद में ये पैसा 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दें। तो सवाल में उसके लिए क्या प्रविष्टि होगी जरा वो भी देख लेते हैं। अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि का भुगतान प्राय निम्न विधियों का प्रयोग करके किया जा सकता है। और कौन कौन सी विधि है? पहली विधि आपके पास अवकाश प्राप्त करते समय जो साझेदार की देय राशि निकली है उस देय राशि का भुगतान अपन एक मुश्त कर रहे हैं। एक मुश्त का मतलब
एक साथ पूरा पेमेंट कर रहे हैं। यानी ये जो बैलेंस आया, मान लेते हैं ये बैलेंस हमारे पास 1 लाख रुपए आ रहा है यहाँ पे, यानी आपका ये क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद ये जो बैलेंस बच रहा है ये 1 लाख रुपए आ रहा है। तो यानी जो साझेदार रिटायर्ड हो रहा है उस दिन तक का उसका हिसाब कितना बन रहा है, 1 लाख। तो ये 1 लाख का भुगतान हम कैसे कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि इस 1 लाख का भुगतान अगर एक साथ किया आपने, तो एक साथ किया, तो एक साथ करते वक्त हमारी एंट्री होगी रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पैसा चुका रहे हैं अपन तो नगद में चुका रहे हैं, और नगद में चुका रहे हैं तो नगद में चुकाएंगे तो कैश लिख देंगे, और बाय चेक या बाय ऑनलाइन अकाउंट या आरटीजीएस या अदर तरीके से किया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो फिर हमने बैंक से पेमेंट किया है और बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक आ जाएगा आपका। तो आपके पास रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश या टू बैंक सवाल में 1 लाख से पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी। 1 लाख कहाँ से आया, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने आपको कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका अकाउंट निकालेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से यहाँ पे ये बैलेंस निकाला अपन है, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो ये जो बैलेंस आ रहा है ये बैलेंस बताएगा आपको कि आपको कितना भुगतान करना है। तो जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका नाम, ए पार्टनर रिटायर्ड हो रहा तो ए का नाम से आ जाएगा, बी रिटायर्ड हो रहा तो बी आ जाएगा। ए अकाउंट डेबिट या बी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जितना पेमेंट करना है पूरा एक साथ कर दिया, उसकी कोई लायबिलिटीज फर्म में नहीं बचेगी। तो इस प्रकार से हम 1 लाख का क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। सेकंड भुगतान का आता है कि अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए एक साथ तो क्या करेंगे, तो फिर हम ये करेंगे कि उसका पैसा एज ए लोन के रूप में रख लेंगे और बाद में विद इंटरेस्ट चुकाते जाएंगे, चाहे एक साथ चुकाएं, चाहे 2 इंस्टॉलमेंट चुकाएं, 3 इंस्टॉलमेंट चुकाएं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ खास एंट्रीज हैं, जरा हम उन पे देखो। अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि का भुगतान कैसे कर रहे हैं अपन, किस्तों में कर रहे हैं। अब ये किस्तें 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, वार्षिक भी हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है। ये सारी चीजें हमें सवाल बताएगा। यदि फर्म अवकाश प्राप्त साझेदार को दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था एक साथ नहीं कर सकती, यानी पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर रही, तो इस स्थिति में निवृत्त साझेदार को देय राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो जो साझेदार रिटायर्ड हो रहा है उसका हिस्सा किसमें डाल देंगे अपन, लोन में डाल देंगे, लोन के रूप में रख लेंगे, और बाद में जितनी किस्तें हैं उसमें उतनी किस्तों में उसको बराबर बांटकर ब्याज सहित क्या कर दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा। यानी अगर हम ये कहें कि हमें 1 लाख रुपए चुकाने हैं, 2 किस्तों में चुकाने हैं, तो 2 किस्तों का मतलब 50-50 रहेगी, 2 किस्तें हो गई। अब 50,000 की किस्त प्लस उसका ब्याज जो भी आपके पास बनेगा, 6 महीने बाद चुका रहे हो 6 महीने का ब्याज, 1 साल बाद चुका रहे हो तो 1 साल का ब्याज, जितने टाइम पीरियड फर्म का लोन रहेगा उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जाएगा। तो हमें 6 महीने का ब्याज देना है तो 6 महीने के हिसाब से पेमेंट करेंगे, 50,000 प्लस 6 इंटरेस्ट, 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का सवाल बताएगा हमें। हम कब ब्याज सहित उसका क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, उसकी प्रविष्टि क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जितनी राशि उसके कैपिटल अकाउंट से निकाली थी, उस कैपिटल अकाउंट से 1 लाख रुपए निकले थे, वो 1 लाख रुपए उसके लोन अकाउंट में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो आपके पास रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, और रिटायर पार्टनर का कौन सा अकाउंट खुल जाएगा, आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाएगा। तो जो कैपिटल 1 लाख के रूप में उसकी थी वो 1 लाख के रूप में कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, आपकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर उसकी देय राशि का भुगतान नहीं कर रहे तो हमारा एक नया खाता खुल जाएगा, लोन अकाउंट। तो जैसे बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाते थे, अब कैपिटल तो खत्म हो गई, जब तक इस लोन का पेमेंट नहीं करोगे ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में नजर आएगा। यानी इसको आपको कहां दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटीज साइड में दिखाना पड़ेगा जब तक ये लोन बाकी चल रहा है। 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने बाद जब आप इसका पेमेंट करोगे, इसकी इंस्टॉलमेंट चुकाओगे, तो उतने टाइम पीरियड तक का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा है और खर्चे को अपन डेबिट करते हैं। तो ब्याज की प्रविष्टि जो करेंगे अपन, वो क्या करेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा और रिटायर पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। यानी आपका लोन जो है
उस लोन पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी पहले। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा है और खर्चों को क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर लोन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। विद इंटरेस्ट जब आप इस किस्त का भुगतान करोगे, ब्याज सहित क्या कर रहे हैं अपन, किस्त का भुगतान कर रहे हैं, तो रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जितने लोन की किस्त होगी, जैसे मैंने कहा 1 लाख है और 1 लाख को हम 2 किस्तों में चुका रहे हैं, तो 50,000 की किस्त हो गई। तो 50,000 तो हमारे लोन की अमाउंट, साथ में आपका जो ब्याज बन रहा है वो ब्याज जोड़कर आप क्या करोगे, भुगतान करोगे। ब्याज के लिए फिर बोल रहा हूं कि अगर हम 6 महीने में चुका रहे हैं तो 6 महीने के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से चुका रहे हैं तो 3 महीने के हिसाब से, 1 साल में चुका रहे हैं तो 1 साल के हिसाब से ब्याज की गणना की जाएगी। ब्याज कितनी दर से लगेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। अगर साझेदारी संलेख में दिया हुआ है कि किसी पार्टनर का लोन पर कितना इंटरेस्ट लगाना है तो उसके हिसाब से दोगे। नहीं तो हमने पढ़ रखा है कि अगर साझेदारी संलेख के अभाव में 6% ब्याज दिया जाता है पार्टनर्स के लोन के अकाउंट पे, तो यहाँ पार्टनर के लोन पे हम ब्याज कितना दे देंगे, 6%। लेकिन तब जब साझेदारी संलेख में नहीं लिखा होगा तब। तो हमारे पास सबसे पहले लोन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद उसका भुगतान करेंगे। ये 2 प्रविष्टि, पहली प्रविष्टि तो साल में 1 बार ही होगी, ये वाली एंट्री तो 1 बार हो गई कि कैपिटल का बैलेंस किस में ट्रांसफर कर दिया अपन ने, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट जो 2 एंट्री पड़ी हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन की और पार्टनर्स के लोन का भुगतान करने की। इंटरेस्ट को ड्यू करने की और लोन का भुगतान करने की प्रविष्टि साल में उतनी बार होगी जितनी आप किस्तें चुका रहे हो। साल में 1 किस्त चुकाओगे तो 1 बार करनी पड़ेगी, साल में अगर 2 किस्तें चुका रहे हो तो हर 6 महीने में करनी पड़ेगी। यानी ये एंट्री रिपीट होगी आपके पास जब तक लोन का भुगतान नहीं हो जाता। साल के अंत में ये इंटरेस्ट का खर्चा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो ये 31 मार्च के दिन जब अपन खाते बंद करेंगे तो 31 मार्च को ये वाला जो बैलेंस है हमारा लोन का, ये किस इंटरेस्ट का जो खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफर हो जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। फिर बोल रहा हूँ ये 2 एंट्री साल में उतनी बार होगी जितनी बार हम लोन की किस्तें चुका रहे हैं। अगर साल में 1 किस्त चुकाओगे तो 1 बार करनी पड़ेगी, साल में 2 किस्तें चुकाओगे तो 2 बार करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, अवकाश प्राप्त साझेदार द्वारा देय राशि का आंशिक रूप से नगद और शेष किस्तों में भुगतान करना। जब कोई साझेदार रिटायर्ड हो रहा है तो अपन ने कहा कि रिटायर्ड हो रहा है तो पूरा पैसा एक साथ चुका दें, तो एक साथ चुका देते अभी तो अपन। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ किस्तों में चुका रहे हैं, यानी कुछ पैसा तो अभी दे देंगे, बाकी पैसा किस्तों में देंगे। तो उसके लिए एंट्री कर रहे हैं रिटायर पार्टनर, जो भी होगा CDE जो भी होगा, रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा आपका। जितना आप तुरंत भुगतान कर रहे हो उतना पैसा कैश में या बैंक में जिस भी फॉर्मेट में पेमेंट कर रहे हैं वो आ जाएगा, और जो पैसा आप बाद में चुकाओगे वो एज ए लोन के रूप में लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपकी एंट्री बन जाएगी रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक एंड टू रिटायर पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर हम पूरा पैसा एक साथ नहीं दे रहे, किस्तों में दे रहे हैं, तो हमारे पास एक और तरीका होता है एन्युटी मेथड। उस एन्युटी मेथड में कैसे भुगतान करते हैं जरा उसकी बात करें। वार्षिकी रूप से भुगतान कैसे कर रहे हैं, तो अगर वार्षिकी रूप से किसी साझेदार को भुगतान करना है तो उसका जो भी बैलेंस था वो उच्चंती खाते में, वार्षिक उच्चंती खाता एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं अपन, उसमें उसका पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहले एंट्री यही है कि जो रिटायर पार्टनर का टोटल हिस्सा है कैपिटल का वो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो कैपिटल अकाउंट तो बंद हो जाएगा और एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे अपन, रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उस पर वार्षिकी के रूप से इंस्टॉलमेंट देंगे, तो वार्षिकी ब्याज भी लगेगा। तो जो भी राशि शेष होगी उस पर ब्याज लगाया जाएगा। ब्याज फर्म के लिए खर्चा है और खर्चे डेबिट होते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा आपका
टू एन्युटी सस्पेंस, ये इंटरेस्ट 31 मार्च को लगा देंगे अपन, उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे। इंस्टॉलमेंट चुकाने की एंट्री होगी हमारे पास वार्षिकी का भुगतान जो कर रहे हैं, एन्युटी का भुगतान कर रहे हैं, उसके लिए एंट्री कर रहे हैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू केशा बैंक। जो भी इंस्टॉलमेंट होती है उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हम यहाँ पर करेंगे। तो ये सवाल में बताएगा कि आपके पास एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी है, उसका पेमेंट हमें यहाँ पे करना होता है एन्युटी सस्पेंस टू कैश या बैंक। कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश लिख देंगे, चेक से या ऑन अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक लिख देंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास पूंजी का समायोजन। किसी साझेदार का जब रिटायरमेंट होगा तो वो अपनी पूंजी लेके जाएगा, पूंजी लेके जाएगा तो बाकी साझेदार अपनी पूंजी में समायोजन करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिलती है। पहली परिस्थिति है कि जब नई फर्म का मतलब एक पार्टनर रिटायर्ड हो जाएगा तो बाकी 2 पार्टनर बचेंगे, वो अपनी फर्म को चला रहे हैं, तो उस नई फर्म की कुल पूंजी पहले से डिसाइडेड हो। जब पहले से डिसाइडेड हो मतलब ए और बी, अगर हम ये रखते हैं कि सी के जाने के बाद हमें 50 लाख की कैपिटल रखनी है, तो ये पहले से सवाल में डिसाइडेड हो गई कि भाई हमारे पास ए और बी की टोटल पूंजी 50 लाख रखनी है और वो 50 लाख रुपए उनके नए अनुपात में रख दी जाएगी। कौन सा अनुपात में रखेंगे अपन? नए अनुपात में, यानी नए अनुपात में 50,000 लाख की कैपिटल को दोनों पार्टनर बांट लेंगे और जितनी कैपिटल आएगी वो उनकी फर्म में मेंटेन दिखनी चाहिए। सेकंड क्या रखा है कि जब कोई नई फर्म की कुल पूंजी नहीं दे रखी, अगर कोई फर्म की कुल पूंजी नहीं दे रखी तो हम कुल पूंजी कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो हमारे पास फर्म में ए बी की जो पूंजी होती है उस पूंजी का टोटल कराते हैं। यहाँ पूंजी जो लेंगे वो समायोजित पूंजी लेंगे अपन। समायोजित पूंजी का मतलब क्या है कि आपके पास गुडविल का, रिजर्व्स का, रीवैल्यूएशन का, जितने भी हमने एडजस्टमेंट करे हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, उन सबको जोड़कर एडजस्ट करके जो कैपिटल आ रही है वो कैपिटल समायोजित कैपिटल होगी, एडजस्टेड कैपिटल होगी। उस कैपिटल को नए अनुपात में रख देंगे अपन, तो उससे हमारे पास नए साझेदारों की नई पूंजी क्या हो जाएगी? कैलकुलेट हो जाएगी। कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद हम उस पर कम या ज्यादा होगी तो वो पैसा निकाल भी सकते हैं, अगर ज्यादा हुई और कम हुई तो नए साझेदार पूंजी लाएंगे भी सही। लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास, जब निवृत्त साझेदार को शेष साझेदारों द्वारा फर्म में इस प्रकार राशि लाकर भुगतान किया जाए कि उनकी पूंजी नए लाभांश अनुपात में हो जाए। अब यहाँ कंडीशन क्या आ गई कि हमने सारे समायोजन करने के बाद ए और बी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन इतनी कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं कि सी का भुगतान भी हो जाए, यानी हम सी की कैपिटल को भी जोड़ लेते हैं कि तीनों की मिलाकर समायोजित पूंजी कितनी है। और समायोजित पूंजी जो आएगी तीनों की मिलाकर, उस समायोजित पूंजी कौन कौन रखेगा? ए और बी। ए और बी रखेंगे, और ए और बी जब रखेंगे तो इसमें सी की कैपिटल भी जुड़ी हुई है, तो सी की कैपिटल भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब ए और बी सी के बराबर जितना सी का हिस्सा बनता है उतना पैसा लाके दे देंगे, ताकि ए और बी की कैपिटल भी नई एडजस्ट हो जाएगी और सी को पेमेंट भी हो जाएगा। तो हमारे पास नए अनुपात में इन दोनों की पूंजी को रखेंगे अपन। नए अनुपात में जब पूंजी रखेंगे तो वो ए और बी के अनुपात में होगी। ए और बी के नई कैपिटल और समायोजित पूंजी में एडजस्ट करके देखेंगे कि वो कितना पैसा लाएंगे। जितना पैसा ला रहे हैं उतना पैसा सी की कैपिटल के बराबर होगा, ताकि सी को पूरा भुगतान किया जा सके। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास कि हम पूंजी को किस तरह से समायोजित कर रहे हैं। बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे इनको कि किस तरह से करा जाता है एडजस्टमेंट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी तक तो अपन साझेदार के अवकाश की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं साझेदार की मृत्यु हो जाए तब क्या होगा। तो सेम कंडीशन है कि अगर कोई साझेदार की मृत्यु होगी तो इसका मतलब वो साझेदार फर्म को छोड़ के जा रहा है। अगर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो साझेदारों के हिस्से में कमी आएगी, यानी साझेदार अपना हिस्सा लेके जाएगा। अब वो तो मर गया, वो अपना हिस्सा कैसे लेके जाएगा? तो फिर उसके उत्तराधिकारी को उसके भुगतान किया जाएगा। जो भी उसका उत्तराधिकारी होगी, जो भी उसका नॉमिनी होगा, जो ओनर होगा, उसका मालिक बनेगा उस संपत्ति का, उसकी मालिका, उसको क्या किया जाएगा? हमें भुगतान किया जाएगा। तो आपके पास लिखा हुआ है अगर किसी साझेदार की मृत्यु होने पर से उनके साझेदारी का ठीक उसी प्रकार समापन हो जाता है जिस प्रकार अवकाश ग्रहण करने समय पर होता है। दोनों ही परिस्थितियों में साझेदारी फर्म शेष बचे साझेदार के साथ नई साझेदारी चला सकते हैं। शेष बचे हुए साझेदार फर्म को क्या करेंगे? आपकी चलाएंगे। मृत साझेदार का उत्तराधिकारी
जो भी उसका उत्तराधिकारी होगी, साझेदारी संलेख में निहित प्रावधानों के अनुसार मृत साझेदार का फर्म में जो भी हिस्सा बनता है उसको पाने का क्या होगा, आपका अधिकारी होगा। मृत साझेदार का फर्म में हिस्सा निवृत्त साझेदार की भांति ही निकाला जाएगा या ज्ञात किया जाएगा। तो जो अवकाश ग्रहण करते समय आपने जो भी एडजस्टमेंट पढ़े हैं, सबसे पहले अपन ने निकाला था नया लाभ हानि अनुपात, तो साझेदार की मृत्यु होगी तब भी नया अनुपात निकलेगा आपका। सेकंड बड़ा अपन ने गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, तो जहाँ सेकंड जब कोई साझेदार की मृत्यु होगी तब भी हमें गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा, जिसकी एंट्री पढ़ी हमने गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर या रिटायर पार्टनर। तो यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं कि अगर कोई साझेदार की मृत्यु होगी तो हमें ख्याति का मूल्यांकन फिर भी करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन के साथ साथ हमें लास्ट में हमने बात कही कि अगर कोई साझेदार फर्म में रहता है तो उसके पुराने जो प्रॉफिट होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, उनको भी हम समायोजित करते हैं, बांटते हैं। तो वो सारी चीजें वापस से होगी अगर किसी साझेदार की मृत्यु होती है तब। तो अगर मृत्यु होती है तो वापस वो साझेदार अपनी राशि लेके जाएगा, यानी जो साझेदार जा रहा है उसका भुगतान उसके उत्तराधिकारी को करेंगे अपन। तो कितनी राशि उसके उत्तराधिकारी को भुगतान करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट कैसे बनेगा जरा देखते हैं। देखो, जो डिक्रीज पार्टनर है, डिक्रीज पार्टनर का मतलब जो रिटायर पार्टनर है, उस पार्टनर्स का हम क्या बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बनाया था। सेम डिक्रीज पार्टनर, यहाँ पे डेथ पार्टनर की बात कर रहे हैं कि वो पार्टनर जो डेथ हो रही है उसका भी कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाने में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चाहिए, जितने दिन वो फर्म में रहा उतने दिन का लाभ चाहिए आपको, जितने दिन फर्म में रहा उसके जाते समय हम उसका संपत्तियों दायित्वों का रिवैल्यूएशन करेंगे, और रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में दिखाओगे, और अगर लॉस हो रहा है तो आपको डेबिट साइड में दिखाना है। ख्याति का मूल्यांकन किया तो जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसकी ख्याति का मूल्यांकन देना पड़ेगा आपको कि भैया मूल्यांकन कितना हो रहा है, उसको कौन गेन रेशियो में बांटना पड़ेगा। जनरल रिजर्व यानी पुराने प्रॉफिट अगर दे रखे हैं तो वो उसमें अपना हिस्सा लेके जाएगा, पुराना कोई P&L दे रखा है तो वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। इसके अलावा साझेदार जितने दिन फर्म में रहा उतने दिन की उसकी सैलरी या कमीशन या पूंजी पर ब्याज जो भी बनता है वो सारे उस मृत साझेदार को भी भुगतान करने पड़ेंगे, जैसे हमने साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय भुगतान किए हैं। तो ये सारी चीजें ऐड होगी। लेस क्या क्या होगी, देखो, अगर उसका रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो लेस कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स है उसकी तो लेस कर रहे हैं, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं जिसको उसको दे रहे हैं अपन तो वो लेस करेंगे, P&L का हिस्सा है वो लेस करेंगे अपन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गुडविल, पुरानी गुडविल जो पार्टनर को बांटी है राइट ऑफ करने के वक्त उसका हिस्सा आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो ये सारी चीजें हमें डेबिट साइड में लिखनी है, और डेबिट साइड में लिखने के बाद वापस क्रेडिट माइनस डेबिट करो, जो बैलेंस बचेगा आपका, जो शेष बचेगा आपका, वो बैलेंस ये बताएगा कि उसके उत्तराधिकारी को कितनी राशि देनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें एक अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा, पार्टनर एक्सक्लूटर अकाउंट्स। तो आपके पास जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उस पार्टनर के उत्तराधिकारी का खाता खोलेंगे अपन, और उस उत्तराधिकारी के खाते में इस राशि को ट्रांसफर करके उसको भुगतान कर दिया जाएगा। तो हमारे पास अगर कोई साझेदार रिटायर्ड हो रहा है तब भी यही सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और अगर कोई साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तब भी हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और तब जाके हमें पता लगेगा कि उस साझेदार को कितना भुगतान करना है जब उसकी मृत्यु हुई है। और उसका भुगतान उसको किसको कर रहे हैं अपन, उसके उत्तराधिकारी को कर रहे हैं, एक्सक्लूटर अकाउंट में ट्रांसफर करके उसका भुगतान कर दिया जाएगा। उत्तराधिकारी को भुगतान करते समय हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। अभी इंपॉर्टेंट बातें क्या है जरा देखो आपके पास। अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा था कि साल के बीच में अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा तो उतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट लेके जाएगा। यानी अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि हमारे पास 2 महीने रहता है, 3 महीने रहता है, तो 3 महीने 2 महीने का प्रॉफिट तो देना पड़ेगा उसको। तो उनकी गणना किस प्रकार से करेंगे हम उसी की बात कर रहे हैं। पिछले चिट्ठे की तिथि यानी 31 मार्च और 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाता है, और मृत्यु होने की तिथि तक की अवधि के अर्जित हुए लाभ या हानि में मृत साझेदार का हिस्सा क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मृत साझेदार हो तो भी हिस्सा निकालना पड़ेगा,
अगर उस साझेदार के अवकाश ग्रहण कर रहा है तब भी ऐसे हिस्सा निकालेंगे। हिस्सा निकालने के लिए हमारे पास दो आधार होते हैं, एक तो पिछले वर्षों के लाभ के आधार पर और एक विक्रय के आधार पर। ये दोनों आधार सवाल बताएगा हमें, उनके आधार पर हम ख्याति को कहते हैं हमारे पुराने लाभ को बांट सकते हैं। तो अगर पुराने लाभों के आधार पर बांट रहे हैं तो हमें औसत लाभ निकालना पड़ता है। औसत लाभ का सूत्र पढ़ा था आपने पहले कि जितने साल के लाभ दे रखे हैं, कुल लाभ, पहले कुल लाभ निकालो आप और उस कुल लाभ को नंबर ऑफ ईयर्स से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका औसत लाभ आ जाएगा। इस औसत लाभ का हिस्सा हम जो साझेदार जा रहा है उसका हिस्सा निकालेंगे, ये तो पूरी फर्म का हिस्सा है। तो हमारे पास ये जो औसत लाभ निकला, उस एवरेज प्रॉफिट में औसत लाभ में जो साझेदार जाएगा वो कितने दिन फर्म में रहा उसका समय वो देखना पड़ेगा आपको। जितने दिन वो फर्म में रहा उतने दिन का हमें क्या देना पड़ेगा, उसका हिस्सा देना पड़ेगा। तो कितने दिन फर्म में रहा उसका समय आपको देखना पड़ेगा। भाई वो 2 महीने रहा, 3 महीने रहा, कितने महीने रहा वो आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट का जो हिस्सा निकलेगा उसमें हमारे पास रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा कितना है, हिस्सा यानी 1/3 है, 1/5 है, 2/3 है, 1/6 है, जो भी उसका लाभानी अनुपात होगा उसके हिस्से में हम इसको बांटेंगे। तो इस प्रकार हमें ये पता लगेगा कि जो साझेदार रिटायर्ड हो रहा है उसका लाभ कितने महीने का और कितना देना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर पिछले सालों के लाभ आपको दे रखे हैं और उन लाभों के आधार पर हमें जो पार्टनर जा रहा है उसका निकालना है, तो पहले औसत लाभ निकालना पड़ेगा। औसत लाभ निकालने का तरीका, जितना लाभ दे रखा है उसका कुल लाभ और कुल लाभ को नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं उसे डिवाइड करो, आपका औसत लाभ निकल जाएगा। उस औसत लाभ को कितने महीने वो फर्म में रहा उतने महीने का निकालो, 3/12, 4/12, 5/12, कैसे करना है वो टाइम पीरियड मंथ काउंट करने पड़ेंगे, इनटू उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, कितने महीने वो फर्म में रहा। इस प्रकार से जो साझेदार जा रहा है उसका लाभ निकलेगा। और वही लाभ अभी हमने यहाँ पे किस नाम से लिखा था, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखा था। देखो P&L सस्पेंस, अब इसकी एंट्री भी समझाता हूं मैं, P&L सस्पेंस अकाउंट के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई साझेदार की हानि किसके आधार पे बांटनी है, आपको विक्रय के आधार पे बांटनी है। तो विक्रय के आधार पे बांटनी है तो आपको सवाल बताएगा कि हमारे पास कितनी विक्रय पे कितना लाभ होता है। जैसे पिछले साल का विक्रय दे दिया, पिछले साल का विक्रय दे दिया हमें 5 लाख का, और पिछले साल का लाभ बता दिया कि पिछले साल जब 5 लाख का माल बेचा था तो 50,000 का लाभ हुआ था। जिस दिन साझेदार का अवकाश ग्रहण हुआ या उसकी मृत्यु हुई उस दिन तक की बिक्री कितनी हुई वो भी आपको सवाल देगा। मान लो वो फर्म में 2 महीने 3 महीने रहा तो उतने दिन की बिक्री आपको सवाल में दे रखी है कि हमारे पास 2 लाख की सेल हुई है। तो ये तो पूरे पिछले साल की यानी गत वर्ष की बिक्री आपकी, पिछले साल कितना हुआ, तो गत वर्ष की बिक्री 5 लाख और गत वर्ष का लाभ कितना दे रखा है हमें 50,000। हमें कह रहा है कि जिस साल साझेदार की मृत्यु हुई, मृत्यु के दिन तक की बिक्री कितनी हो रही थी, हमें 2 लाख की दे रखी है। तो 5 लाख की बिक्री पर 50,000 का लाभ होता है, तो 2 लाख की बिक्री पर कितना लाभ हुआ इसकी गणना करो आप। तो 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 2 लाख रुपए, इसके आधार पर, बिक्री के आधार पर हमारे पास इस साल का प्रॉफिट निकल जाएगा कि जब तक वो फर्म में था तब तक उसका लाभ कितना होगा। तो ये पूरी फर्म का उतने टाइम पीरियड का लाभ आ गया जितने टाइम पीरियड वो फर्म में रहा। लेकिन ये पूरी फर्म का है, इसमें हमें वापस से उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है 1/6 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, ये सवाल में पढ़ना पड़ेगा हमें। उसके हिसाब से हम उसका हिस्सा कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके फिर एंट्री क्या करेंगे उस पर आते हैं अपन। तो एंट्री होगी आपके पास कि अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके लाभ होने की स्थिति हो रही है तो हम एंट्री बनाते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल। डिक्रीज पार्टनर या डैश पार्टनर जो भी बोले अपन, तो कौन से नाम से लिख रहे हैं उसको, P&L सस्पेंस के नाम से लिख रहे हैं। तो अभी अपने जब फॉर्मेट पढ़ा था, फॉर्मेट में भी फिर दिखा देता हूं मैं आपको
कि फॉर्मेट जब अपन ने पढ़ा था तब भी P&L सस्पेंस लिखा था, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो डेबिट साइड में, दोनों में से एक चीज आएगी। तो हमारे पास जब अपन एंट्री कर रहे हैं प्रॉफिट के होने की स्थिति में एंट्री कर रहे हैं, अवकाश ग्रहण कर रहा है या मृत्यु हो रही है, तो वो अपना लाभ लेके जा रहा है, और लेके जा रहा है तो उस लाभ की क्या प्रविष्टि करेंगे, हम वो बात कर रहे हैं। तो लाभ की जो प्रविष्टि हो रही है वो क्या हो रही है, देखो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाभ कैसे निकलेगा, मैंने आपको अभी अभी बताया, दो आधार हो सकते हैं, या तो पिछले साल के लाभों के आधार पे, तो पहले औसत लाभ निकालना पड़ेगा, कितने महीने वो पार्टनर रहा उतने महीने, और उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। अगर आप बिक्री के आधार पे निकाल रहे हो तो पिछले साल की बिक्री देगा, और इस साल वो फर्म में जितने दिन रहा उतने दिन की बिक्री देगा, उस हिसाब से फर्म का कुल लाभ निकलेगा, और उस कुल लाभ में उसका हिस्सा निकाल लेंगे, तो हमारे पास फर्म में जितने दिन रहा उतने दिन का लाभ निकल जाएगा। ये लाभ निकालने के बाद एंट्री करनी है आपको सस्पेंस टू डिक्रीज पार्टनर। अगर हानि हुई तो हानि होने की स्थिति में एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्स हो जाएगी, यानी ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स होने का मतलब डिक्रीज पार्टनर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा आपका, और P&L सस्पेंस अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो दोनों एंट्री कर सकते हैं, हानि लाभ होगी तो लाभ की स्थिति की एंट्री, और हानि होगी तो हानि की स्थिति एंट्री। ये सवाल बताएगा हमें कि हमें लाभ की गणना करनी पड़ रही है या हानि की गणना करनी पड़ रही है, जैसा फर्म की स्थिति होगी उसके हिसाब से प्रविष्टि की जाएगी। तो ये हमारे पास पूरा चैप्टर जिसमें हमने मेन सारी चीज़ों का रिवाइज किया है।